नमस्कार दर्शक मित्रों, कस्टम और CGST के इस अद्भुत अवसर में आप सब दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है CGST के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर माननीय अशोक मेहता जी, बड़ौदा से हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद उनके डिपार्टमेंट का इस देश के विकास में क्या योगदान रहा है, वो और क्या करना चाहते हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या करना चाहते हैं। तो आइए हम मिलते हैं माननीय अशोक मेहता जी से। सर, आपका तूफानी तालियों में स्वागत है। आज आज़ादी के इस 75वें साल पूरा हुआ, तो आपका डिपार्टमेंट इसे किस रूप में देखता है? आज़ादी के 75 वर्ष 15 अगस्त 2022 को होने वाले हैं और आज का ये अवसर ठीक 75 हफ्ते पहले आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ से पहले का समय है। और आज का ये समय गांधी जी की उस दांडी मार्च के साथ कोइंसाइड करता है जिसने आज़ादी की मशाल जलाई। उस समय गांधी जी ने जब साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के लिए नमक आंदोलन शुरू किया, उस समय 73 लोग उनके साथ थे। उसी थीम के ऊपर भारत सरकार ने आज़ादी के इस महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव का आगाज़ किया है, जिसमें आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक फंक्शन में उद्घाटन करने जा रहे हैं जी। और अगले 75 सप्ताह में ये कार्यक्रम चलेगा। और इस सप्ताह में हम पूरे देश में अपनी उस आज़ादी के स्वर्णिम युग को याद करना चाहेंगे, उन देशभक्तों को याद करना चाहेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन देश सेवकों को याद करेंगे जिन्होंने अपने तन मन धन के साथ इस आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाया। हमारा विभाग शुरू में एक नमक का विभाग, जब नमक के ऊपर टैक्स लगा करता था, तो उस समय सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 बना था। तो हमारे विभाग का और इस आंदोलन के साथ चोली दामन का साथ है। जब उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत ने नमक के ऊपर टैक्स लगाया, अगर कपड़े पे लगाते, किसी और चीज़ पे टैक्स लगाते तो शायद लोगों का रोष ना होता। जब नमक पे टैक्स लगाया गया तो नमक, एक आम आदमी चपाती के साथ नमक खाता है। तो ये हमारी गुलामी का पहला सबूत उस सरकार ने पब्लिक में उजागर किया, जिसके ऊपर गांधी जी ने रोष व्यक्त किया। और दमन के पास, सूरत के पास, नवसारी के पास जितने नमक के कारखाने थे, वहाँ पे धरना दे के रोष प्रकट करने की तैयारी रही। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम उस अपने विभाग के, जहाँ टैक्स अंग्रेज़ों के लिए कलेक्ट होता था, आज़ादी के इस महत्वपूर्ण योगदान को याद करेंगे। ये 73 लोग जो 12 मार्च से चलकर 5 अप्रैल तक इस पूरी यात्रा के 475 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, ये सरकार की तरफ के नुमाइंदे हैं। लेकिन हम अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के लिए अपने प्रोग्राम्स को उजागर कर रहे हैं। हमारा विभाग आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने के पश्चात हम आज़ादी के विभिन्न आयामों के ऊपर अपनी विचार गोष्ठी करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम रखेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होगा, बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे, पब्लिक की पार्टिसिपेशन होगी, टैक्स पेयर्स की पार्टिसिपेशन होगी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का आयोजन करने का है। साइकिलिस्ट द्वारा यहाँ से अहमदाबाद से सरदार पटेल जी का जो घर है, जो कर्म साध के अंदर है, उस कर्म साध में हमारे साइकिलिस्ट जाएंगे, वडोदरा से साइकिलिस्ट आएंगे और वहाँ पे हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जिसमें
हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को याद करेंगे और ये प्रोग्राम लगातार हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में हमारे विभाग के जहाँ डिविजन्स हैं, कमिश्नरेट्स हैं, जोन्स हैं, सब जगह किया जाएगा। सर, अभी आज़ादी के ये जो 75 साल हो गए हैं, तो देश के विकास में, उसकी उन्नति में आपका डिपार्टमेंट का एक अहम रोल रहता है। बिना टैक्सेस कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर आपका क्या नज़रिया है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देश की रीढ़ की हड्डी हमारे टैक्सेस हैं जी। और देश की रीढ़ की हड्डी जब मजबूत है तो देश मजबूत चलता है। और यदि आज हम कुछ 100 करोड़ की कलेक्शन से लेके जब हम 7 लाख करोड़ की कलेक्शन के ऊपर आए हैं, 1947 से लेके आज तक हमारी जो संघीय अर्थव्यवस्था है या जितने हमारे टैक्सेशन के डिफरेंट आयाम हैं, बिंदु हैं, उन बिंदुओं को हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली लाते चले जा रहे हैं। पहले रिजीम सख्त थी, सब कुछ फिजिकल कंट्रोल में था, जो आपने निकाला है जिसका नाम लाइसेंस राज होता था, उसको लिबरलाइज करते हुए पहले गेट पास साइन होते थे, गेट पास पे हर ऑफिसर अपने फिजिकली अलाउ करता था, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन हुआ, फिर मॉडवेट हुआ, फिर सेनवेट हुआ। जब नई सरकार ने आने के पश्चात मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म, मेगा रिफॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया, जिसका सही मायनों में माना जाए तो गुड एंड सिंपल टैक्स माना जाता है। जब इस रिफॉर्म के बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही थी कि साहब ये कनाडा में लाया गया, ऑस्ट्रेलिया में लाया गया, मलेशिया में लाया गया, शायद वहाँ इतना कामयाब नहीं था, ब्राज़ील में लाया गया, ब्राज़ील में लाया गया, फिर इसको वापस किया गया, फिर लगाया गया, फिर मॉडिफाई किया गया। यूके के अंदर भी इसी प्रकार से कुछ कुछ चेंजेस रहे। हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोगों के बीच में जो 130 करोड़ हैं, इतना बड़ा जब रिफॉर्म को लाया जा रहा था तो इसमें कानूनी बदलाव की ज़रूरत थी, संविधान में बदलाव की ज़रूरत थी, नए एक्ट बनाने की ज़रूरत थी, नए रूल्स बनाने की ज़रूरत थी। इतना लंबा सफ़र हमारी इस सरकार ने इस रिफॉर्म को लाने के लिए किया। शायद इतने बड़े देश में ये पूरी दुनिया एक अजूबे के रूप में मानती है और ये हमारे अप्रत्यक्ष कर के अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें हम ये समझते थे कि शायद हम घबरा ना जाएं, हमारे व्यापारी वर्ग ना घबरा जाए, हमारे उद्योगपति ना घबरा जाएं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे विभाग के कर्मठ अधिकारियों ने, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारा साथ दिया, आज हमारी इकॉनमी जब पूरे दुनिया में कोविड के इम्पैक्ट के बाद उबर नहीं पाई है, आज हम 1 लाख करोड़ रेवेन्यू पर मंथ से ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं और पिछले साल की तुलना में भी ज़्यादा हम कर रहे हैं। तो इस पे मुझे एक शेर याद आता है, यूनान और मिस्र रोम, यूनान और मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है हम में कि मिटती नहीं है हस्ती, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। तो जिस मशाल को हम लेके चलते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी में, सरजमीन में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर है, चाहे बीमारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था का रिसेशन हो, चाहे ग्लोबल रिसेशन हो या कुछ भी हो, इन सभी चीज़ों को हम पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी लीडरशिप स्ट्रांग है, हमारे प्रधानमंत्री इतने स्ट्रांग हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें एक विश्व के प्रोमिनेंट लीडर की तरह मानती है, भारत को विश्व गुरु की तरह मानती है, चाहे योग साधना हो, चाहे हमारी इकॉनमी के विभिन्न आयाम हो, चाहे डिजिटल रिवॉल्यूशन हो, चाहे वैक्सीन के डेवलपमेंट का तरीका हो, चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हों। इन सभी प्रकार से हमारा भारतवर्ष एक सर्वगुण संपन्न राष्ट्र है। उस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इतना प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के चलते हुए हमारा विभाग
हमारे विभाग का प्रत्येक अधिकारी जितनी कर्मठता के साथ कार्य कर रहा है वो कर रहा है और करेगा। सर, उस बात के लिए तो आपके डिपार्टमेंट को सैल्यूट करना ही पड़ेगा कि हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं कि जिस तरीके से टैक्स पेयर का एक ग्रोथ जो बढ़ा है, गवर्नमेंट की जो इनकम बढ़ी है, और वो भी जितना खौफ था, जितना डर था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोग आराम से अपना धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि CGST के सामने अभी जो नई नई चुनौतियाँ आ रही है, जिसके बारे में आए दिन अखबारों में, टीवी में आता है, तो उसके सामने निपटने के लिए आप कितने सज्ज हैं? देखिए, जब भी किसी देश में कोई कानून को लाया जाता है तो कानून का उल्लंघन करने वालों का दिमाग उससे तेज गति से चलता है जी। तो जब CGST कानून को लाया गया तो हमारे अगर 95 से 96% व्यापारी वर्ग ईमानदारी के साथ टैक्स पे करने को तैयार है, और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि हमारा प्रदेश, गुजरात प्रदेश, रेवेन्यू कलेक्शन में, ग्रोथ में सबसे आगे चल रहा है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हमारा जो वडोदरा जोन है 25% रेवेन्यू पिछले महीने की तुलना में लगातार आगे दे रहा है, और अगर पूरे गुजरात का देखा जाए तो लगभग 13 से 14% की ग्रोथ दिखा रहा है। दो आयाम से मैं जोड़ता हूँ, एक तो हमारे जो व्यापारी वर्ग है गुजरात का, इनकी मेहनत, ईमानदारी, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए। दूसरा, जो फैसिलिटेशन हमारे अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लगाया, व्यापारियों की समस्याओं का समझना, IT स्किल्स के अंदर जो गैप्स थे, व्यापारियों को ट्रेन करने का काम है, या जितने प्रकार के फैसिलिटेशन के ड्राइव थे, अब आज आप मोबाइल से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पहले जो छोटे व्यापारियों को महीने के महीने फाइल करना पड़ता था, वो अब क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम कर दिया है, उस इनवॉइसिंग से डाटा कैप्चर हो जाएगा, वो सारा का सारा हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में इनपुट टैक्स क्रेडिट पास होता है, और लोग जो चोरी करने वाले फर्जी बिलिंग सिस्टम लगाया करते थे, सब समाप्त हुआ। और आज हमारी एजेंसीज जैसे जोन्स हैं, या डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, या डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, ये वो एजेंसीज हैं जो लगातार दिन रात काम कर रही हैं। और जब तक हमारी पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक, ईमानदार लोगों को प्रमोट करना और बेईमानों को पकड़ना, जब तक हम इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और वो एलिमेंट जो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, देश का जो टैक्स है उसकी चोरी करते हुए फ्रॉड कर रहे हैं, उनको पकड़ना ज़रूरी है। और आपको एक खुशी की बात ये बताएं कि आपके अहमदाबाद के GST इंटेलिजेंस के विभाग ने 100 करोड़ की रिकवरी इस लॉन्च में जो 7 नवंबर से शुरू की थी, उसकी रिकवरी के कल 100 करोड़ उन्होंने रिकवर किए हैं, और मेरे ख्याल से 1500 करोड़ के ड्यूटी इवेजन के केसेस उन्होंने पकड़े हैं, लगभग 436 फेक एंटिटीज़ के साथ में। इतना बड़ा ऑपरेशन एक इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा चलना, और इसके अलावा हमारे अहमदाबाद जोन का काम अलग, वडोदरा जोन का काम अलग। तो अगर हमने ईमानदार व्यापारियों को इंसेंटिवाइज करना है तो फेक इनवाइस के लोगों को पकड़ना ही होगा, वो हम कर रहे हैं। सर, अभी एक आखिरी सवाल कि आज आप हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं, आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं, तो अशोक मेहता जी देश के लोगों को, टैक्स पेयर को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? पहले तो मैं ना तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं आप जैसा एक भारत का नागरिक हूँ, और इस देश का सिविल सर्वेंट हूँ। सिविल सर्वेंट मतलब जन का सेवक। तो जन सेवक का सबसे पहला ये दायित्व बनता है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो देश के लिए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को दिखाते हुए बढ़ा रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि हमारे देश के युवा इस पब्लिक सर्विस में आएँ, इस देश की प्रगति को बढ़ाने के सहभागी बने। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़े से बड़े
एजुकेशन लेने के बाद इस सर्विस में आए। हिंदुस्तान को हमने दुनिया का बेहतरीन देश बनाना है। जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन में 24 में से 20 घंटे काम कर सकते हैं, तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारे अधिकारी कम से कम 18 घंटे तो लगातार काम कर ही सकते हैं। और अगर हमने प्रत्येक भारतीय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, हमें रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ाने होंगे। अगर हमें हेल्थ सिस्टम के लिए रिसोर्सेज लगाने हैं या फूड और एग्रीकल्चर के बिल के लिए हमें ये सब रिसोर्सेज जुटाने हैं, तो हमें मेहनत और करनी होगी। हमें और टैक्स इवेजन को रोकना होगा। और मेरा ये आशय है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बजाय टैक्स देते हुए बर्डन महसूस करने के, दे शुड फील प्राउड कि हम देश की प्रगति के सहभागी बन रहे हैं। ऐसी मैं आशय करता हूँ। सर, आपने अपना जो कीमती वक्त हमको दिया है, उसके लिए हम सच्चे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। અવનવી માહિતી મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો।